वो भी आपके साथ खिलते जा रहे हैं, ब्लॉसम होते जा रहे हैं। तो इस बार हम आपके लिए सैटरडे मीटिंग में वाइटल्स बिहेवियर इन रिकवरी एक एजेंडा लेके आए हैं। वाइटल शब्द, वाइटल का मतलब बहुत ज़रूरी। हमारे शरीर के कुछ वाइटल साइंस होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारा सेहत ठीक है या हमारी सेहत में कुछ गिरावट आ रही है। और वो वाइटल साइंस क्या होते हैं? हमारी पल्स रेट, हमारा बीपी, हमारा बॉडी का टेम्परेचर। तो ये बेसिक 3 हमारे जो वाइटल साइंस और भी हो सकते हैं, पर ये 3 हैं, ये हम फटाफट हमें लगता है बुखार चढ़ रहा है तो इसका मतलब शरीर ठीक नहीं है। बीपी उतार-चढ़ाव हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये वाइटल साइंस जैसे हमारी शरीर के इंडिकेशन देते हैं कि शरीर स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, उसी तरह रिकवरी में भी कुछ वाइटल, कुछ ऐसे ज़रूरी साइंस हैं, कुछ ऐसे एसेंशियल्स बिहेवियर हैं जो बताते हैं कि हम रिकवरी के प्रोसेस में हैं, कि हम कहीं उस प्रोसेस से बाहर तो नहीं कहीं छिड़क गए। तो हमको ये प्रोसेस में इन वाइटल साइंस इनको समझना है कि वो कौन से ऐसे स्वभाव हैं जिनको मैं अपने रिकवरी के प्रोसेस में लेकर आऊं। तो जो मैं रिजल्ट चाहता हूं, हम क्या चाहते हैं कि एक चैन भरी सुकून भरी जिंदगी हो। अल्टीमेटली तो सबका यही एम होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी क्या नहीं होता हमारे पास? हमारा चैन नहीं है, हमारे पास हमारा सुकून नहीं है। तो कुछ ऐसे 10 कदम, कुछ ऐसे 10 रवैयों के ऊपर आज हम बात करेंगे जो इतने एसेंशियल, जो एक ऑक्सीजन की तरह, रिकवरी की ऑक्सीजन की तरह बुनियाद रखते हैं। उन बिहेवियर्स को अगर हम अपने ज़िंदगी में रोज़ प्रैक्टिस करें, रोज़ उनको अप्लाई करें, तो हमारी अपनी एक सोब्राइटी रिकवरी की जर्नी खूब खिलती है। तो जैसे पेड़ों की जड़ों से एक पेड़ स्ट्रांग होता है, आप जितना मर्जी कह लो, अगर जड़ ही नहीं स्ट्रांग तो तूफान आया तो पेड़ टूट गया। उसी तरह अगर ये 10 वाइटल साइंस पेड़ की जड़ की तरह अगर मजबूत हो गए, हम इनकी केयर करते रहे, इनको नर्चर, पानी देते रहे, धूप देते देते रहे, टाइम टाइम पे दवाई पेड़ पे डालते रहते, कीड़े ना लग जाए, क्या, ताकि क्यों, जड़ मजबूत हो। उसी तरह अगर ये जड़ मजबूत होगी तो पेड़ बिल्कुल अपने आप को हर तूफान में खड़ा रखता है, वो टूटता नहीं। तो ऐसे ही हमारे जो ये रिकवरी के जो 10 वाइटल साइंस हैं, वो आपको लाइफ में जो उतार चढ़ाव, अप डाउन, उसमें आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखेंगे। और वो वाइटल साइंस ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। अगर वो साइंस नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरी रिकवरी कहीं ना कहीं कंजस्टेड हो जाएगी, मतलब मुझे सांस नहीं आएगा। तो अगर मुझे अपनी लाइफ में वापस रिकवर, वापस अपनी लाइफ में सब कुछ वापस पाना है जो मैंने खोया था, अगर मुझे अपनी नॉर्मल स्टेट ऑफ लाइफ में वापस आना है, तो मुझे इन वाइटल बिहेवियर्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि रिकवरी आपको एक मैनुअल देती है। प्रोग्राम क्या है? रिकवरी का प्रोग्राम आपको एक गाइडलाइन दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है, एक मैनुअल दे रहा है कि आप उन डायरेक्शंस को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, जिससे आप जो डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में आपका गोल है, आप उसको धीरे धीरे अचीव करते रहो, ताकि आपकी लाइफ का पर्पस आपको अल्टीमेटली मिलता रहे। जैसे मैम ने बताया वाइटल बिहेवियर्स, तो हमने पहले भी बात की हुई है, वाइटल होता है ज़रूरी। एक वाइटल बिहेवियर जिसके कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे अगर आप पानी में एक स्टोन फेंको, तो एक रिपल इफ़ेक्ट आता है। रिपल इफ़ेक्ट का मतलब है उसके आस-पास दायरे से बन जाते हैं कितने सारे, एक स्टोन फेंकने से। ऐसे ही एक ऐसा बिहेवियर जिसके कितने सारे फ़ायदे हों। हमने पहले भी बात की है जैसे वॉक। वॉक करने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं, हमारी सेहत ठीक रहती है, हमारा मूड ठीक रहता है, बीपी कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है और जो हम वॉक करते हैं उसके हमारी तरफ से कोई चार्जेज़ नहीं लगते। हमें कोई पैसा खर्च के कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ती। हम जब दवाई लेने जाते हैं, हम पैसे देते हैं, फिर हम दवाई लेके आते हैं, फिर उसको खाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं। तो कुछ वाइटल बिहेवियर्स हैं, ज़रूरी बिहेवियर, जिसमें आपकी तरफ से कोई खर्चा नहीं होना, सिर्फ आपको इनपुट देनी है, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने हैं। और ये जो हमने रिकवरी के वाइटल बिहेवियर्स जिसको हमने 10 एस का नाम दिया है, एस वर्ड से शुरू हो रहे हैं, ये एक चेन की तरह काम करते हैं। इनमें से एक भी नहीं होगा ना, तो दूसरों की चेन टूट जाएगी और वर्क वर्क नहीं कर पाएगी अच्छे से। तो हम ये समझें ये कौन-कौन सी ज़रूरी हमारी तरफ से कदम हैं, हमारी फैमिलीज़ के लिए भी और हमारे लव्ड वन्स के लिए भी, ताकि हम
देखें क्या हम इनमें से कोई भी ऐसा कदम है जो छूट गया हमसे या हम नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट एक हार्मनी में इन वाइटल बिहेवियर्स को यूज करें और डेली अपनी लाइफ में लेके आएं ताकि चीजें बेटर हो सके। और जब हम वाइटल बिहेवियर्स की बात करते हैं तो एक रूल बहुत सुंदर अप्लाई करता है। आपने अपना 20% एफर्ट देना है। आपने कितना करना है? अपना सिर्फ 20%। और आपको उसका फायदा कितना मिलेगा? 80%। 80%। तो वाइटल बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर जो मेरा इनपुट लेगा सिर्फ 20% और मुझे फायदा कितना देगा? 80%। तो वी आर अ गुड बिजनेसमैन। तो अगर 20% के इनपुट में अगर रिजल्ट मुझे मिले, आउटकम मुझे मिले 80%, तो इट इज़ अ गुड डील और अ बैड डील। तो हमको अपनी लाइफ में ऑब्वियसली फिर हमें बता दो फटाफट दस तो की करा। अगर मुझे कोई ऐसा एक काम बता दो, फटाफट एक काम कर दूं, सारे खुश हो जाएं। एक सब्जी ऐसे बता दो, सारे खुश हो जाए। घर में पिज्ज़ा बन जाए, सारे खुश हो जाए। होता है। तो इसका मतलब एक चीज़ से सारे खुश हो गए, एक चीज़ से आपको आपका डिजायर्ड आउटकम मिल गया। वो हमारी लाइफ में क्या है? वाइटल बिहेवियर। तो उससे प्रोसीड करते हैं कि 10 ऐसे कौन से स्वभाव हैं, 10 ऐसे कौन से वो कीस्टोन वाइटल हैबिट्स होंगी जो आपके रिकवरी को एकदम मजबूत कड़क करेंगे। Coming to the first point is surrender. Accept that addiction is stronger than willpower. Hand over control to treatment support system and the higher power. Brings humility and openness for change. अब surrender होता क्या है? Surrender होता है खुद को सौंपना। किसको? एक हायर पावर को। हमारी हमारी हायर पावर क्या है? परमात्मा, खुदा। यहाँ पे अब परमात्मा ने हायर पावर किसको दी है? फैमिली को या हमारे डॉक्टर्स और टीम को, सपोर्ट सिस्टम को। जब हम जाते हैं किसी भी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, कहीं पे भी हम जाते हैं और वहां जाके अगर हम ये बोलते हैं बाबा जी, परमात्मा जे तुसी ऐदा किता फिर असी ऐ करांगे, वहां जाके हम कभी जे नहीं करते। जे कभी भी नहीं डालते कि इफ यू विल डू दिस आई विल डू दैट, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन हमारी एडिक्शन में कितनी ज्यादा ये इफ एंड बट्स होते हैं। हमारे लव्ड वंस ना चाहते हुए भी कहते हैं हम तब जाएंगे। अच्छा, हम 3 महीने तब करेंगे जब आते ही आप हमें नई गाड़ी लेके दोगे। हम 3 महीने तब करेंगे जब आते ही आप मेरा वीजा अप्लाई करोगे। तो दिस इज नॉट सरेंडर, ये सरेंडर नहीं है। मैं आपकी बात तब मानूंगा जब आप मेरी बात मानोगे या उसके बदले में मुझे कुछ करके दिखाओगे, लाके दिखाओगे। दिस इज नॉट सरेंडर। जब हम परमात्मा के पास जाते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं, हम पूरा बो डाउन होते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ शरण च आ गए हैं, जिवें तुसी करना है करो। वी आर हियर, हम यहाँ पे आए हैं। अब हमने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया है, आगे आपकी रजा, जो मर्जी करो। वी नीड टू सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज इसमें जो मेंशन्ड है, क्या हमने एक्चुअली एक्सेप्ट किया है कि ये डिजीज है? नंबर 1। क्या हमने ये दिल से मान लिया है कि मेरी विल पावर काम नहीं करती है इसमें? इसमें मुझे स्किल सीखने ही पड़ेंगे। विल पावर तो मैंने बहुत बार करके देख ली, बहुत साल करके देख ली, सालों साल करके देख ली। आज नहीं पीऊंगा या आज पीने दो, कल नहीं पीऊंगा, ऐसे चलता ही नहीं है हमारा। तो सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें और सरेंडर करें टू द ट्रीटिंग टीम, टू आवर डॉक्टर्स एंड टू द हायर पावर, गॉड को। उसके बिना हम चल ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है जो हम देखते हैं? हमें प्रॉब्लम्स आती है कि हम ट्रीटमेंट शुरू तो कर देते हैं लेकिन उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाते। आई विल बी सेइंग वन वेरी हार्श स्टेटमेंट। नशा सभी छोड़ते हैं लेकिन नशा छोड़ के रखना बहुत ही मुश्किल काम है। नशा छोड़ के रखना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में से निकलने के लिए बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, मूड भी आता है, उसमें हमारी इरिटेशन भी आती है, बहुत कुछ होता है। और अगर आप ना बताओ कि ये रवैया भाई मेरे को डिसअपॉइंट करता है, तू कल्ले ना जाया कर, मुझे अभी डर लगता है तुझे अकेले जाने में, भेजने में, कि तू अकेला जा रहा है, अभी ये पैसे देने में मुझे डर लगता है, तो कहीं ना कहीं तो वो समझेंगे कि ये कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं है, ये शायद आपका डर है, क्योंकि ये बीमारी का एक रेड स्टैंड है। तो जब तक हम अपनी फीलिंग्स को
अपनी बात को किसी के सामने नहीं रखेंगे तो दूसरा इंसान उसको नहीं समझ पाएगा। तो इसका मतलब क्या, प्रोग्राम हमें एक वाइटल बिहेवियर कहते हैं कि गल सोनी करना सीखो। सोनी गल बात मतलब आप शेयर तो करना सीखो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप अनईजी हैं, स्पीक टू समवन, वो आपको बताएगा। कई बार जरूरी नहीं होता कि आपको सिर्फ उनको हल चाहिए होता है कि आपने किसी को बात सुनाई, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान के पास आपकी बात का सॉल्यूशन है कि नहीं है। बट ये होता है कि आपको लगता है कि कोई सुनने वाला तो है, किसी ने अपने कान तो दिए मुझे, मेरी बात को समझने की कोशिश तो की। तो उसी से ही आपको आराम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पता है जब दुःख है तो कोई उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकता, बट उसमें एक चीज़ कर सकता है कि अगर आप शेयर करते हो तो आपकी फीलिंग्स को कहीं न कहीं राहत मिलती है। तो रिकवरी में आपकी क्रेविंग्स हैं, आपको शेयर करना है। आपको डर लग रहा है, आप शेयर कीजिए। आप हर्ट हुए हैं, आप डिसअपॉइंट हुए हैं, आप उसको शेयर करना सीखिए, बट उसके लिए सीखना पड़ेगा कि हम क्या करें। बहुत सारे जब हमारे रिकवरी में जब फैमिलीज़ हैं, दे से जब हम रात को डिनर करते हैं, जब हम इवनिंग मीटिंग के बाद शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग में सारे दिन का एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा दिन कैसा था? हस्बैंड वाइफ से पूछ रहा है, वाइफ हस्बैंड से पूछ रही है, फिर वो बच्चों से पूछ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जब ऐसे घर में रोज़ शेयरिंग होगी तो घर का माहौल कैसा होगा? ठीक है, सबको एक दूसरे का, हमको किसका पता होता है? दुनिया का पता है, बट हमको अपने 4 लोगों का नहीं पता होता अपने घर में कि उसमें क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किस पीड़ा से गुज़र रहे हैं, उनके अंदर कौन-सी खुशी है। कई बार आपके अंदर बड़ी एक हैप्पी न्यूज़ आती है कि आप जाके कहते हो शेयर करूँगा, बट दूसरे के एक्सप्रेशन सुन के ही आप कहते हो छड्ड परे, क्या बताना है इसको। ठीक है, होता है ना, हम अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। तो हमको एक दूसरे इंसान जब हमसे जब शेयरिंग कर रहा है, उसको इतना कंफर्टेबल फ़ील कराना है कि ठीक है, तू बोल तो सही क्या महसूस हो रहा है। उसके बोलने से, उसकी बात सुनने से आप उसकी आधी प्रॉब्लम को कहीं न कहीं सॉल्व करना शुरू कर दोगे। मेबी आपके पास उस टाइम पे सॉल्यूशन नहीं है, बट शेयर तो करो, अंदर कहीं तूफ़ान तो नहीं है, अंदर कोई कोई और चिंगारी तो नहीं फूट रही। तो वो आपको पता लगेगी। सो अनदर वाइटल बिहेवियर इज़ शेयरिंग एंड देन उसके बाद सीक नेक्स्ट है। इज सीक हेल्प, मदद लेनी। हम लोगों को शायद मदद ना तो लेनी आती है ना देनी आती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे लव्ड वंस में तो ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है, हम कह सकते हैं। क्योंकि जब हमारे लव्ड वंस आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें जज किया जाएगा। स्पेशली स्पेशली जब डाटा इंटरवेंशन की बात होती है तो हमारे लव्ड वंस कहते हैं, हमारे घर वालों ने ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ गलतियां ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ गलत ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ, अच्छी बातें तो बताई ही नहीं उन्होंने आपको, सारी गलत बातें बता दी। अब सीक हेल्प जो है, हेल्प हम इसलिए नहीं सीख करते, हमें लगता है कि क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, इसका बच्चा नशे में चला गया। उस चक्कर में हम सालों साल डिले कर देते हैं, सालों साल लेट हो जाते हैं। हम सब कुछ करेंगे, हम चिलिया सूखेंगे, हम गुरुद्वारे जाएंगे, हम पंडित के पास जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम राइट टाइम पे इंटरवीन नहीं करेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर स्टिग्मा इतना ज्यादा होता है, हमारे अंदर झिझक इतनी ज्यादा होती है, शेम इतनी ज्यादा होती है कि हम टाइमली जा ही नहीं पाते हैं। इन द सेम वे इज विद आवर लव्ड वंस। सीक हेल्प का मतलब है कि जब जहां आपको प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली उसी टाइम पे यू पीपल आर लकी कि आप सबके पास अपना अपना थेरेपिस्ट है। हर पेशेंट, हर लव्ड वन के पास अपना काउंसलर है, अपना थेरेपिस्ट है, पूरी एक टीम है। थेरेपिस्ट के अलावा उनके नंबर्स भी हैं, मेरा नंबर भी है, और भी टीम मेंबर्स के नंबर्स हैं। अब हमने रीच आउट कैसे करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम रीच आउट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इस डर से कि हमारा लव्ड वन पहले भी हमसे नाराज हो गया था जब हमने डाटा इंटरवेंशन बताई थी। अब फिर से ये ना होए, बड़ी मुश्किल से घर का माहौल ठीक होना शुरू हुआ है, फिर से ये ना हो जाए कि ये हमसे नाराज हो जाए। तो आप सबके लिए ये है, हमारा लव्ड वन और उसकी डिजीज दोनों डिफरेंट है। लव्ड वन के साथ डिजीज आ चुकी है एक मैग्नेट की तरह।
और जब भी आपको कहीं पे भी, आपको भी एज अ फैमिली कहीं पे भी कोई बिहेवियर लगता है, अब जब हम वाइटल साइंस की बात कर रहे हैं ना, या वाइटल बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं, तो एक वाइटल साइन जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी बीमारी वापस आ रही है, वो वाइटल साइन है मन मर्जी। ये बीमारी जो है ये मन मर्जी की बीमारी है। इस बीमारी में जो हमारा लव्ड वन है वो मनाने वाला होता है। वो कहता है कि मेरी मन्नो, मेरी गल सुनो, जो मैं कह रहा हूं वही करो। तो मन मर्जी अगर आपके घर में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल बाद आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब है ये मेरा साइन है कि बीमारी वापस आ रही है। तो जहां मन मर्जियां फिर से चलनी शुरू हो गई, मन मर्जियां क्या होएगी? सीक्रेट लाइफ, अकेले बाहर जाना, बात ना करनी, अकेले बैठे रहना, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम आ रही है। तो इमीडिएटली हमने रीच आउट करना है, हेल्प सीक करनी है अपनी ट्रीटिंग टीम के साथ, अपने सपोर्ट ग्रुप के साथ। कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोग हो, आप बैठे हुए हो, एट टाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप भी खुल के शेयरिंग नहीं कर पाते। इट टेक्स टाइम। आपको भी बीइंग फैमिली मेंबर्स लगता है कि पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या आगे से हमें जवाब मिलेगा। उसके लिए हमारा ये सपोर्ट ग्रुप है। आप सब जब आते हैं यहाँ पे, आप एक दूसरे की प्रॉब्लम देख के आपको थोड़ा-सा हौसला होता है। आपको लगता है अगर ये ठीक हो सकता है, इनका पेशेंट ठीक हो सकता है, तो हमारा भी ठीक हो सकता है। एक होप मिलती है हमें। इन द सेम वे इज़ विद माय पेशेंट्स। आई एम वेरी ग्लैड कि कल हमारे एक लव्ड वन को बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो रही थी शाम को, और हमारा एक लव्ड वन जो रिकवरी में चल रहा है, जिसको 1 एंड अ हाफ ईयर हो गए हैं, और उसको मैंने बोला कि बच्चे आप ना ये इन्वॉल्व हो जाओ, ये डेकोरेशन करने में इन्वॉल्व हो जाओ, जिसको प्रॉब्लम आ रही थी। बट जो दूसरा लव्ड वन आया हुआ था रिकवरी में, उसने बोला अपने आप, मैम ओके गिव मी 10 मिनट्स, मैं इनसे बात करता हूँ। तो ये होता है रीच आउट करना। एंड उस दूसरे वाले पेशेंट ने भी कहा हाँ जी मैं इनसे बात करके ठीक हो जाऊँ। क्यों? ठीक है ना सर? ऐसे ही हुआ था ना? तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हमने राइट टाइम पे रीच आउट करना है। हमने झिझकना नहीं है। अगर हमें हेल्प सीक करनी आ जाती है, हम रीच आउट कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। जैसे मैम ने बोला है, अगर हम रीच आउट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि देयर इज समवन, हमारे काउंसलर, हमारे थेरेपिस्ट हैं, जो कि हमारी इमोशंस को वैलिडेट करते हैं, जो हमारी बात को बिना जज किए सुनते हैं, और हमें कोई ना कोई उस चीज का सोल्यूशन अपने आप मिल जाता है। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि इमीडिएटली हम पहुंचे उस जगह पे। आजकल तो फोन्स है, वीडियो कॉल्स हैं, अगर हम दूर भी हैं तब भी हम रीच आउट कर सकते हैं। हमारे कई पेशेंट्स, कोई यूके है, कोई कनाडा है, कोई यूएस है, अगर उनको भी थोड़ी सी भी कोई मूड स्विंग्स आते हैं तो वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। तो हेल्प सीक करना इज वन ऑफ द वाइटल बिहेवियर्स। Moving ahead, it's smile. Everybody, can you please smile? चलो, रौनक दिख गई है चेहरों पे। ठीक है, चल अब आप देखो, जब आपने स्माइल नहीं किया तो चेहरे पे एक अपने आप सुंदर गहना ही आ गया ना। तो स्माइल क्या है? हमारे चेहरे का एक सुंदर गहना। ठीक है, मैम ने स्टार्ट किया था कि कोई कॉस्ट नहीं लगती है वाइटल बिहेवियर में, जब उन्होंने वॉक की एग्जांपल दी थी, तो सेम मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। स्माइल में कोई पैसा लगा, पैसा खर्चा, बस थोड़ा सा अपने चेहरे को पीछे की तरफ ऐसे अपने जेस्चर को मूव बैक किया, तो स्माइल। वाइटल बिहेवियर स्माइल है कि अगर आप चेहरे पे एक स्माइल रखते हो तो दूसरा इंसान आपसे झिझकता नहीं बात करने में। आपको खिले हुए फूल पसंद है कि मुरझाए हुए फूल पसंद है? तो जिन चेहरों पे स्माइल होगा तो फिर लोग उन्हीं की तरफ होंगे कि यार इससे बात कर लेते हो। जो पहले ही रूखा सूखा उलझा हुआ बैठा होएगा तो आप उसके साथ बात करने में जाओगे, वो कहेगा यार इससे तो करंट ही पड़ेगा। तो स्माइल वाइटल बिहेवियर, सिंबल ऑफ होप, पॉजिटिविटी एंड रेजिलियंस। आपके स्माइल करने से एक होप आ जाते, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पॉजिटिविटी, ठीक है, माहौल बदल गया। रेजिलेंस, आपके अंदर एक बाउंस बैक करने की कि कोई बात नहीं, दिस प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई कंडा बाबा जी ने भेजा हुआ। तो
बिल्कुल चुभाया हुआ। बस ये फ़र्क है, किसी का कोई कंडा है, किसी का कोई कंडा है, पर है सबकी लाइफ़ में। बट ठीक है, बाबूजी कहते हैं अगर सुख मैंने दिए तो दुःख में भी हँस ले, इसको भी प्रसाद मान ले। तो हम फिर कहते हैं कि ठीक है, मतलब जब वो देता है तब तो हम बड़ा हाँ जी, हाँ जी, खुश-खुश, जब अब दुःख दिया है तो उसको भी प्रसाद समझ के एक बार हँस ले, तो वो कहेगा सही है भगत मेरा, ठीक है? सो दैट स्माइल, रिकवरी में स्माइल, आपकी लाइफ में बहुत ऑड्स आएँगे, स्ट्रगल्स आएँगे, अप एंड डाउन्स आएँगे, चैलेंजेस आएँगे, तो आपका एक वाइटल बिहेवियर जो आपको ये करना है वो क्या है? स्माइल। अपने आप को दिस शैल टू पास, निकल जाएगा। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये मंत्र काम आ जाता है ना? और उसी तरह स्माइल की कोई बात नहीं, क्रेविंग है, एक क्रेविंग को भी तो आप कह सकते हो हँस के, अरे तू फिर आ गई, तू फिर तंग करने आ गई। तो क्रेविंग को भी तो आप स्माइल करके आप उसको कह सकते हो कि भाई तू फिर एक्टिव हो गई, तू फिर मेरी बीमारी को जगा गई। तो क्या करना है, ये वाइटल बिहेवियर से आप प्लेफुली अपनी रिकवरी में अपनी क्रेविंग्स, अपने ट्रिगर्स को चैलेंज कर सकते हो। रोने कलपने से प्रॉब्लम नहीं जाते। आप अगर हंस के उस चीज का सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो ठीक है, उस टाइम पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, पर एक अंदर से हौसला तो आता है कि हो जाएगा, मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो एक वाइटल बिहेवियर जो अपनी लाइफ में आप ऐड करिए कि एटलीस्ट दूसरे इंसान को कैसे मिलना है, खिड़े मत्थे, खिड़े मत्थे तो मिल सकते हैं ना, स्माइल करके मिल सकते हैं और अपने आप को एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। हंस के अपनी क्रेविंग को कह सकते हैं, भाई तू कल आ जाना, आज तो 24 घंटे का मैंने प्रोग्राम करना है, कल बात मिलेंगे, हंस के टाल दो उसको। क्योंकि आपके जो क्रेविंग्स आई, ना आपने उसकी बात माननी है, ना आप उसके साथ आपने उससे लड़ना है, तो क्या कर सकते हो, हंस के टरका दो। ये भी एक स्किल सीख लो, एक वाइटल बिहेवियर अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि क्रेविंग्स का तो पता नहीं कब आ जाए। बट हाँ, अगर डील करने का हमें स्किल आ जाएगा कि भाई आज नहीं कल देखेंगे, तो हंस के टाल दो, टरकाना शुरू कर दो उसको। तो दिस वे इट कैन बिकम प्रोडक्टिव इन योर रिकवरी प्रोसेस। The next vital behavior is synergy, teamwork, and collective healing. Together we can do anything. सिनर्जी का मतलब होता है, सिनर्जी क्या है, कहते हैं एक और एक 11 हो जाते हैं। जब हम इकट्ठे मिलके कोई भी काम करते हैं, एज अ टीम वर्क करते हैं, तो चीजें और बेटर हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल बताई थी थोड़े दिन पहले कि हिरन जब जाता है तो वो झुंड में जाता है, और झुंड में जाते जाते एक हिरन जो है वो गलती से साइड पे हो जाता है, तो शेर उसका ही शिकार करता है। अगर हम इकट्ठे हैं, एज अ टीम वर्क करते हैं, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेशली इन केस ऑफ दिस डिजीज। ये जो डिजीज है हमारी, कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल, हम कहते हैं कि अगर आपके घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं या 10 फैमिली मेंबर्स हैं या 15 फैमिली मेंबर्स भी हैं, तो सब एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, सब एक पेज पे होने चाहिए, सब एक ही तरह की बात करनी चाहिए सबको। हमारे कई लव्ड वन कहते हैं हमारे घर में तो आपकी रिकवरी की टर्म्स ही चलती रहती हैं, अब आपने पता नहीं क्या ही सिखा दिया है, सारा दिन रिकवरी रिकवरी करते रहते हैं मैम। उसका ये रीजन है कि जब देखो, एक हिरन शिकार तब होगा जब वो झुंड से अलग होगा। जब हम उस झुंड में रहेंगे तो कभी भी शिकार नहीं हो पाएंगे। ऐसी ये बीमारी है हमारी, ये शिकार तब करती है, तब प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब हमारा लव्ड वन उस कलेक्टिव झुंड से बाहर हो जाता है। हम बार बार क्यों कहते हैं कि सिनर्जी, हम हमेशा कहते हैं एटलीस्ट वन मील टुगेदर, एटलीस्ट वन मील टुगेदर। हमारी आजकल की इतनी भागदौड़ है लाइफ की, सब बिजी हैं, कोई अपनी जॉब में बिजी है, कोई बिजनेस में बिजी है, कोई किसी में बिजी है, तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट शाम को एक टाइम पे इकट्ठे बैठें, और इकट्ठे जो बैठ के बात करें वो एक बात होनी चाहिए। अगर स्किल सीखने हैं तो ये नहीं है कि मेरा लव्ड वन स्किल सीखेगा कि अगर मुझे क्रेविंग आएगी तो मैंने कैसे मैनेज करना है। मेरे लव्ड वन की पूरी टीम जो है, 5 बंदे 10 बंदे जो घर पे हैं, वो भी स्किल सीखें कि अगर क्रेविंग आएगी तो उसके साथ डील कैसे करना है। फिर क्रेविंग हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कराएगी। हमारी जिंदगी में कैसे होता है, पहले स्पार्क आता है, चिंगारी आती है,
स्पार्क के बाद क्या होता है, फिर फायर लगती है। ठीक है, जो हमें थॉट्स आते हैं, सोचे आती हैं, वो हमारे लिए ट्रिगर्स हैं, कारण है जो कि चिंगारी बन के आते हैं। कोई भी कारण हो सकते हैं। अगर आपके लव्ड वन ने बाहर ठेका देख लिया या कोई फ्रेंड देख लिया, तो उसका दिल कर सकता है कि मैं नशा करूं। उसको एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आ सकती है। क्रेविंग के बाद आती है अर्ज। अर्ज होती है कि मुझे अब तलब लगी है, कि मेरे को सोच आ गई, अब वो सोच जा नहीं रही और मेरे लिए अर्जेंसी बन गई है कि मुझे नशा करना ही करना है। जो अर्ज है वो अब आग है, क्योंकि हमने जो स्पार्क उठा था उसको हमने बुझाया नहीं, अब आग लग गई। अब आग के बाद क्या है कि अब मेरे लिए ट्रिगर्स के बाद क्रेविंग होती है, क्रेविंग के बाद अर्ज होती है। ट्रिगर हमारी चिंगारी है, क्रेविंग हमारी जो है आग है, अर्ज हमारी अर्जेंसी। अब मुझे करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो आग क्या है, वो पंजाबी च कहते हैं भांबड़ मचा देंदी है, जिदा सेक सारिਆਂ ਨੂੰ लगता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा अगर लव्ड वन आज चुप है या आज इरिटेट हो रहा है, तो उसके पीछे की पेन क्या है। कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई मेरे लव्ड वन के दिमाग में कि वो जो उसको लेके जा रही है नशे की तरफ, या उसके अंदर हलचल पैदा कर रही है। सो एज अ टीम अगर हम सिनर्जी में रहेंगे, एंड सेम इज विद आवर लव्ड वंस, कुछ भी होता है तो अब आपकी टीम पहले तैयार होनी चाहिए। आपकी टीम में कौन कौन है? सबसे पहले आपकी फैमिली मेंबर्स सारे, उसके बाद आपके डॉक्टर्स, आपके काउंसलर्स, जिनको आप इमीडिएटली कॉल करेंगे, इमीडिएटली रीच आउट करेंगे। देखो सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, तो रीच आउट करेंगे जब प्रॉब्लम आएगी। टीम वर्क, अब आग लग गई है आपके घर में, अब आप बोलो एक बंदा बाल्टी डाल के पानी बुझाई जाए, कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। जब आग लगती है तो सारे के सारे इकट्ठे मिलके बुझाने जाते हैं। ये नहीं होता कि एक, बाकी सारे पीछे खड़े होके ऐसे करके देख रहे हैं और सिर्फ एक जाके बुझा रहा है। तो ये सिनर्जी है, ये टीम वर्क है। अब आग लगी गई है तो उसको बुझाना कैसे, ताकि वो उसका सेक ना लगे हमें, आगे जाके वो बढ़े ना। तो एज अ टीम वर्क अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नीड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, नीड ऑफ हमारा फॉलोअप्स क्या है, कहाँ हमारे मूड खराब होते हैं, क्योंकि ये बीमारी मूड की है। मूड स्विंग्स जो आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, तो चीजें बेटर हो सकती हैं। जी, नेक्स्ट। So moving ahead is self-awareness, recognize thoughts, emotions, triggers, increase mindfulness and better decision making. First step towards lasting behavior change. Self-awareness. मेरे चेहरे पे कुछ लगा तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? शीशा। शीशा बता देता है कि ये चीज़ मुंह पे लगी है या बाल ठीक नहीं है। उसी तरह वन वाइटल बिहेवियर कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी इस टाइम पे क्या सोच चल रही है, आपकी कौन सी सोच आपके अंदर अड़ चुकी है, आपका मूड इस टाइम पे क्यों चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको बिल्कुल उदास कर दिया है, कौन सी ऐसी सोच है जो आपके अंदर डर लेकर आ रही है, वो कौन से ऐसे फ्यूचर में आप किसी थॉट में अटक गए हो जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी लेकर आ रही है, वो पास्ट की कौन सी ऐसी बात है, किसी की कोई बात आप बार बार रीप्ले कर रहे हो जिससे आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि हमको अपने बारे में पता होना चाहिए कि इस टाइम पे मेरी सोच, मेरा मूड और मेरा स्वभाव की, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। अगर हमको ये सेल्फ अवेयरनेस, जैसे शीशा देखते हैं, शीशे से तो हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, तो हमें अपने मन को भी झांक के देखना है, अपने अंदर के ये इनर अपने मिरर से को देखना है कि कौन सी चीज़ मेरी इस टाइम पे अफेक्ट क्यों हो रही है और इस टाइम पे क्या कर सकती हूँ। मैं पास्ट की कोई बात जो एक बार हुई है उसको 10 बार आज रीप्ले कर रही हूँ, उसका फ़ायदा है? तो मुझे पता लग जाएगा कि यार नुकसान किसका कर रही हूँ मैं? अपना ही कर रही हूँ। मैं एक सोच जो सुबह से लेके एक बेड पे अड़ी हुई हूँ, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? उससे मेरे सारे दिन का रूटीन खराब हो गई और कोई मुझे बुलाने आया तो मेरा मूड उसको खिंच के पड़ा। तो ये जब हम अपने साथ, और ये सेल्फ अवेयरनेस कब आपके अंदर होनी शुरू होती है? जब आप डेली बेसिस पे प्रोग्राम की इन्वेंटरी लिखना बैठते हो। इन्वेंटरी का मतलब ही क्या है कि आप सेल्फ चेक कर रहे हो। आप अपने साथ बैठ के किसकी चेकिंग कर रहे हो? अपनी। कि भाई तू सारे दिन में किस चीज़ पे काम कर रही थी, जब किस टाइम पे प्रोग्राम से बाहर निकल गई, कौन सी सोच, कौन सा तेरा बिहेवियर ने दूसरों को हर्ट किया। कई बार हमारी कोई बात किसी को बुरी लग जाती है,
पर जब हम अपने साथ बैठेंगे, उस इन्वेंट्री में जब शाम को लिखने बैठते हैं, वो सेल्फ चेकिंग करते हैं, तो हमको अपना चेक इन चेकआउट पता लग जाता है कि मैं दिन में कितने टाइम फँसती हूँ, कितनी टाइम निकलती हूँ, मेरे कौन से ट्रिगर्स हैं जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टाइम उस इमोशन की इंटेंसिटी अपने आप ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब मेरे को अवेयरनेस आ गई। मेरे अंदर उस चीज़ को लेके जागरूकता आ गई कि भाई इस टाइम पे मैं थक जाती हूँ, तो मैं फिर गुस्सा होना शुरू हो जाती हूँ। मैं नुक्स निकालना शुरू कर देती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। मैं गुस्सा कर रही हूँ तो इसमें इसका पीछे कोई कारण है कि मेरी बात नहीं मानी जा रही, इसलिए मैं चिड़चिड़ कर रही हूँ। तो आपके लिए ये एक वाइटल बिहेवियर, ये सेल्फ अवेयरनेस का कैसे होगा? जब आप क्या लिखना शुरू करोगे? डेली इन्वेंटरी। वो आपको हेल्प करेगा। Next is self-care. Healthy food, sleep, exercise, emotional rest avoids burnout and stress-related relapse. Teaches valuing oneself without substances. Self-care is not selfishness, it is said. लोग कहते हैं ना कि इसको अपनी ही पड़ी हुई है, ये अपना ही देखती रहती है, ये अपना ही संवरती रहती है। सिर्फ संवरना इज नॉट सेल्फ केयर। सेल्फ केयर कहते हैं कि मेन चीजें, आप अच्छी नींद ले रहे हो, 8 घंटे की नींद ले रहे हो, वो भी रात की नींद। ये नहीं कि सुबह 2 बजे आप सो रहे हो और दोपहर के 2 बजे तक सो रहे हो, वो स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब है। 10 to 6 इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। अगर 10 to 6 नहीं होता, चलो 10:30 to 6:30 इतना कर ले, या 11 till 7, इससे लेट नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी नींद अच्छी लेने से हमारा जो है माइंड, हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। इट इज सेड कि जब नींद नहीं आती, सबसे पहला सिम्टम है हमारा किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने का। वहीं से हमें शुरुआत होती है, क्योंकि हमारे जो है ब्रेन की रीवायरिंग नहीं हो पाती फिर अच्छे से। जब हम सोते नहीं है, जब हम सारी रात नहीं सोते, अगले दिन हमें कैसा लगता है? हमें फिजिकली लो लगता है, हमें टायर्ड लगता है, इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा, हम प्रोडक्टिव ही नहीं हो पाते। अच्छी नींद लेना, बैलेंस डाइट लेना। अब कुलचे, पूड़ियाँ और लस्सी पी लें तो क्या होता है? नींद आती है, नींद आ जाती है, सुस्ती बढ़ जाती है, बड़ी अच्छी नींद आती है। और उससे हम एक्टिवली कुछ भी नहीं कर पाते। तो बैलेंस डाइट में हमारी अच्छी डाइट लेनी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, जो भी है सारा इन एप्रोप्रिएट लेना चाहिए। इकट्ठा खाने की बजाय हमें इंटरवल्स में खाना चाहिए, स्पेशली हमारे लव्ड वंस के लिए। अगर हमारे लव्ड वंस, जैसे प्रेगनेंसी में कैसी डाइट होती थी, कैसे खाते हैं प्रेगनेंसी में? हेल्दी। हेल्दी, प्रोटीन रिच एंड स्मॉल इंटरवल्स में, इकट्ठा नहीं कभी भी खाते। तो अगर हमारे लव्ड वंस स्मॉल इंटरवल्स में खाएंगे तो उनको क्रेविंग्स नहीं होंगी, उनको तलब नहीं उठेगी। बजाय इसके कि सुबह 4-5 परांठे खा लिए, दोपहर को 5-6 फुलके खा लिए, फिर रात को खा लिए, इसकी बजाय अगर हम 2-3 घंटे बाद छोटी सी मील ले लें तो हमारी क्रेविंग्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इन द सेम वे अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, अपनी केयर करना, अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को मदर मदर की तरह मदरिंग करना। अभी थोड़े दिन पहले से ये बात हो रही है, एक मदर जिसका बच्चा बहुत छोटा है अभी, और अभी मतलब हुन रिड़ना शुरू होया है हले, ठीक है, एंड वो अकेली है मदर घर पे। तो वो क्या करती है कि वो कुछ भी नहीं करती, सारा फोकस उसका बच्चे के ऊपर होता है कि बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसे ही हमारा फोकस हमारे ऊपर होना चाहिए। हम अपने आप को एज अ मदर कैसे केयर करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अपनी हर एक चीज का, अपनी इमोशनल वेलबींग का सबसे पहले हम ना इग्नोर कर देते हैं, खास तौर पे फैमिली मेंबर्स। मेरा की है, कोई गल नहीं, मेरा मुंडा ठीक हो जाएगा, मैं आपे ठीक हो जाना है, मेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा, मेरा मूड अपने आप ठीक हो जाना है। हमारे कई फैमिली मेंबर्स आते हैं, उनका बीपी बहुत हाई होता है, जब हम चेक करते हैं तो आगे से जवाब मिलता है, वो मुझे इसकी चिंता है ना, इसलिए ये जिस दिन रिकवर हो गया मैंने अपने आप ही ठीक हो जाना है। अपने आप कैसे ठीक हो जाना है? हमें अपना ध्यान रखना पड़ना है पहले, अपनी सेल्फ केयर करनी पड़नी है। आप कभी भी खाली गिलास से किसी को पानी नहीं पिला सकते, आपको वो गिलास पहले भरना पड़ता है, खुद को पहले भरना पड़ेगा, खुद की इमोशन। अगर आप नेगेटिव हो ना, तो आप दूसरे को कैसे पॉजिटिव कर सकते हो? अगर आपको इतनी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आप घर पे हो लेकिन आपको सारा दिन ख्याल अपने लव्ड वन का चलता जाता है,
आपको सारा दिन ये डर लगा रहता है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो आप अपने लव्ड वन का कैसे ख्याल रख सकते हो? तो सबसे पहले हमें अपनी केयर करनी है, अपनी इमोशंस की, अपने मूड की, कि क्या मेरा मूड ठीक रह रहा है? क्या मैं, जैसे अभी इससे पहले जो था हमारा स्माइल था, राइट? मैं स्माइल कैसे करूँगी जब तक मेरा मूड ही नहीं अच्छा होएगा? मैं स्माइल कैसे करूँगी जब तक मेरी सेल्फ केयर नहीं होगी? अगर मैं अपनी केयर ही नहीं कर पाऊँगी, अब आपका बच्चा घर आ रहा है 3 महीने बाद, बट आप अंदर से इरिटेटेड हो, आप अंदर से दुखी हो किसी चीज़ को लेके, या आपके अंदर कंटिन्यूअसली कोई फ़ियर चली जा रहा है, चली जा रहा है, तो आप कैसे उसको स्माइल करके मिलोगे? खिड़े मत्थे कैसे मिलोगे अपने लव्ड वन को? कभी नहीं मिल पाएँगे। So it is a vital behavior. The same is for my loved ones. Personal hygiene, mood, अपनी स्लीप, बैलेंस डाइट एंड सबसे सबसे इम्पोर्टेंट अफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमें बात नहीं करनी आती। अब जब स्माइल की बात की थी, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है या आपके अंदर कोई रंजिश है किसी चीज की, और आप मुंह बट के उधर मुंह करके दूसरे रूम में बैठ जाते हो, तो आप वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे जो आपने करना है। यही आप एक स्माइल करोगे तो अगला बंदा भी आप तक आएगा, आपको रीच आउट करेगा और आपको समझने की कोशिश करेगा। तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है अपनी हर बात को। हमें ना आदतन आदत पड़ गई है इरिटेट रहने की। वो कहते हैं आदतन मेरा मूड खराब रहता है। इस बीमारी में आदतन ही मेरा मूड खराब रहता है। क्योंकि मेरी मूड को भी आदत पड़ गई है कि हर वेले गुस्से में रहना, सड़े रहना, इरिटेट रहना। सो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें एंड सेल्फ केयर की तरफ फोकस करें कि अगर मेरा मूड खराब है तो मैंने किसको रीच आउट करना है, कैसे इसको करेक्ट करना है, कौन से हेल्दी स्किल्स अप्लाई करने हैं कि मैं बेटर हो सकूँ। Moving ahead, the next is safety. Stay away from risky people, places, and situations. Create safe boundaries in relationship. Ensures physical, emotional, and spiritual protection. So another vital behavior is safety. आपके दायरे बहुत आपको पता हो, इस दायरे में कौन आ सकता है और मैं इस दायरे अपनी बाउंड्री को क्रॉस ना करूं, क्योंकि मेरी इस बीमारी में जो मुझे सलाह देंगे उनके घर में बीमारी नहीं होगी। वो मुझे सलाह दे सकते हैं दवाइयों के बारे में, वो मुझे सलाह दे सकते हैं फ़ॉलो-अप्स के बारे में, वो मुझे सजेशन दे सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में जो लॉन्ग टर्म हमारा फ़ॉलो-अप का 2.5 साल का प्लान चलता है, उसमें आपको कोई सजेशन दे देंगे, ट्रीटमेंट प्लान के लिए कोई सजेशन। बट द थिंग इज़ बाउंड्री। सबसे पहले पूछिए कि जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं, क्या वो इस बीमारी से निकले? क्या उनके घर में कोई ऐसा है जिसने इलाज कराया? तो सेफ्टी मीन्स कि जैसे वो हम गाड़ी चलाते वक़्त अपनी एक सीट बेल्ट डाल के बैठते हैं, थोड़ा सेफ हो जाते हैं कि कोई झटका-वटका लगेगा तो हम उछलेंगे नहीं। उसी तरह प्रोग्राम कहते हैं कि हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कौन से स्लिपरी दोस्त हैं, कौन से मेरे स्लिपरी रिश्तेदार हैं, वो स्लिपरी कौन-सी जगहें हैं जहाँ पे जाके मेरा मन डोल सकता है, वो स्लिपरी टाइम कौन-सा है। मेरी रिकवरी में ये सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ऐसा ब्रेक बजेगा कि बेल्ट नहीं लगी होगी तो मैं उलट के गोल-गोल, गोल-गोल अपने प्रोग्राम से बाहर निकलूँगा। तो सेफ्टी बहुत अपने दायरे क्लियर होने चाहिए, हू कैन कम इन एंड वेयर आई कैन नॉट मूव आउट। मेरी बाउंड्री ये लाइन है, ये दायरे बहुत क्लियर होने चाहिए। मैं अब लोगों को अपने दायरों में कि जो मुझे इन्फ्लुएंस करे कि छड़ परे, मन पक्का कर, तू आपे छाड़ देनी है, बीमारी है। मन पक्का नहीं होगा क्योंकि ब्रेन के केमिकल्स चेंज हो चुके हैं, क्योंकि ये बात शायद नहीं समझ आती, क्योंकि नॉर्मली एक ही चीज़ आपको क्या मिलती है सुनने में, ले इन्नी भी बड़ी कड़ी गाल है, मन पक्का कर ते छाड़ दे। जो यहाँ पे केमिकल बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है, उसको कैसे आप मन पक्का करके ठीक करोगे? तो उसके लिए सेफ्टी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैम ने कहा था कि पांबड़ ना मचे, वो चिंगारी कहाँ से आ रही है, वो चिंगारी कहीं न कहीं आग पकड़ लेगी, तो मुझे अपने दायरे, मुझे अपने सारे प्रोग्राम में डूज़ एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सेफ़ है, ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए अभी अनसेफ़ है। क्योंकि अगर मैंने उनको
अनसेफ प्रैक्टिसेस को किया, मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स को अपनाया, तो पंबड़ मचेगा ही मचेगा, ये श्योर। क्योंकि बीमारी तो पहले ही कहती है आई एम क्रॉनिक रिलैप्सिंग, मैं तो तुम्हें खड़ी हूँ तुम्हारा ईमान को बदलने के लिए, तुम्हारे को ट्रैक से पीछे खींचने के लिए। तो सेफ्टी पता होना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, मेरा प्रोग्राम का मेन्यू इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता, तो फॉलो दैट। फिर वो वापस कौन से प्रिंसिपल पे आ जाइए आपके, फर्स्ट सरेंडर। सरेंडर तभी होगा जब आप कर रहे होगे किसी चीज को, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, उसके लिए क्या चाहिए आपका सरेंडर, कि मुझे ठीक होना है इसलिए मुझे सरेंडर अपने प्रोग्राम को करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज सर्विस। सर्विस मतलब किसी और के लिए कुछ करना, हेल्प करना। जब हम लंगर हॉल में जाते हैं तो जो लंगर बरता रहा होता है, क्या वो देखता है कि इसको देना है और इसको नहीं देना? क्या करते हैं वो? सबको सबको देते हैं, राइट। सर्विस इज देना। जब हमने रिकवरी सीख ली है तो वो रिकवरी हमने दूसरों को कैसे देनी है, दूसरों की मदद कैसे करनी है। दिस इज वन ऑफ द वाइटल बिहेवियर। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई, कल हमारे एक लव्ड वन को प्रॉब्लम आई थी और जो फॉलोअप में आए थे लव्ड वन, उन्होंने उसकी हेल्प करी। सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट बैठ के जब उसकी इमोशंस को वैलिडेट किया तो उसको लगा कि यस, ये मेरे जैसा ही पेशेंट है और इसी प्रॉब्लम में से निकला हुआ है, इसको भी ऐसे आवाजें सुनाई देती थी, इसको भी हेलुसिनेशंस होती थी या डिल्यूजन्स होती थी, अब ये आज ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे भी होप है, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। अब जब हम द बेस्ट थिंग, कभी भी आप कोई नॉलेज गेन करते हो, कुछ भी आप सीखते हो, वो जो नॉलेज आपके पास हमेशा के लिए रहे, उसका बेस्ट तरीका क्या होता है? आपने कुछ नया सीखा और वो जो नया सीखा है वो आपको हमेशा के लिए याद रहे, किसी को सिखा दो। किसी को सिखा दें। जब हम किसी को सिखाते हैं, जब हम किसी को सिखा रहे होते हैं तो वो हमारी मेमोरी में खुद ब खुद स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से रिकवरी रिकवरी हमारा एक ऐसा टूल है, जब हम किसी को सिखाएंगे वो खुद ब खुद स्टोर हो जाएगा। आपने देखा होगा हमारी लाइव मीटिंग्स में हम कई बार उन लोगों की शेयरिंग कराते हैं जिनको 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स हो गए हैं रिकवरी में। उनकी शेयरिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपना दिखाते हैं कि हाँ बड़प्पन कि मैं ठीक हूँ, नहीं। उनका मतलब होता है कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ और मेरी जर्नी भी आपके जैसी हुई थी, मेरी जर्नी बहुत पेनफुल थी, अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो कोई भी ठीक हो सकता है। मतलब आप मेरे से अगर मदद चाहते हो तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, मैं बैठा हूँ आपकी मदद करने के लिए। तो सर्विस एक ऐसी चीज है, सर्विस करने के भी पैसे नहीं लगते कोई, ये सारे वाइटल बिहेवियर्स के कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किसी को सर्व करते हैं, तो एक सुकून आता है अंदर से। जो लोग लंगर की सेवा करने जाते हैं, अच्छा वैसे आजकल गर्मी में हम एसी से बाहर नहीं निकल सकते, हम कहेंगे मैं अपने कंफर्ट जोन से रहना है, पर जैसे ही पता लगेगा कि कहीं मेरी सेवा लगी है या मैंने जाना है गुरुद्वारा साहब, वहां पे हम गर्मी में भी जाएंगे, नंगे पैर भी जाएंगे, हमारे पैर जल भी रहेंगे तब भी करेंगे। वो सेवा में जो भाव है, वो सेवा में जो सुकून है, वो किसी चीज में भी नहीं। इसी तरीके से हमारी जो रिकवरी है वो तब हमारी बढ़ती है जब हम दूसरे की सेवा करते हैं, हम दूसरे को अपनी सर्विस देते हैं कि मैंने ये स्किल सीखा, तू भी ये स्किल अप्लाई करके देख ले, मैंने घर जाके इस तरीके से इसको हैंडल किया, तुम भी ऐसे करके देख लो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वाइटल बिहेवियर। देन सबसे इम्पोर्टेंट जी, Sobriety, the foundation of recovery, staying substance free, practice one day at a time, open the doors to the growth, healing and a new life. सोबर होना, सोबर होना, दैट मीन्स शांति को महसूस कर पाना, अपने अंदर आप सुकून को महसूस कर पा रहे हो, अपने अंदर आप अपने आप को चैन में देख पा रहे हो, ये है सोबराइटी। बाहर चाहे तूफान है, बाहर चाहे हलचल है, बट अंदर आपके फिर भी है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, क्योंकि आपके साथ कौन है? आपका परमात्मा। सोबराइटी जहाँ पे आपके बिहेवियर्स दूसरों को डरा नहीं रहे, आपके बिहेवियर्स, आपके रवैये, आपके चेहरों के हाव भाव से इनके अंदर डर नहीं आ रहा, इनको आपको देख के खुशी महसूस हो रही है, तो आप सोबर कहलाएंगे।
आप सोबर जब आपको लगेगा कि नहीं, सब ठीक है, हमारे घर का माहौल बिल्कुल अब सुकून वाला है, किच-किच, किच-किच, किच-किच नहीं है, हर टाइम पे लड़ाई-झगड़ा नहीं है। यही है ना हमारे घरों का हाल इस बीमारी में। हमारे घर में अब क्या है, हँसी की किलकारियाँ, ये सोब्राइटी। एंड सोबर होने के लिए आपको एवरी डे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे आपको रोज अपना फोन चार्ज करना पड़ता है, अपने इस सोब्राइटी के सफर में एवरी डे हो ही नहीं सकता कि आज का काम आपके लिए कम, कल काम आ जाएगा। आज शायद कोई डिफेक्ट है, कल दूसरा डिफेक्ट होगा। जब आप अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स, जब आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर रहेगा, उसको हमने कहा कि आप सोबर होगा। सर ने एक बड़ी सुंदर बात बोली थी कि लाइक 7 हैबिट्स देखो दूसरे इंसान में, कैरेक्टर डिफेक्ट्स देखो अपने अंदर। बट हम उल्टा देखते हैं, हम नुक्स देखते हैं दूसरों में और अपने अंदर हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो प्रोग्राम आपको उल्टा बता रहा है। जब आपका ध्यान अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे है और आपका ध्यान किसी को मेंटोर बनाने में है कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये गुण है, तो आप क्या कहलाओगे कि आप सोबर होगे। जब आप सबको साथ लेके चलोगे तो आप सोबर होगे। तो दिस इज लाइक वाइटल बिहेवियर। तो सोबर होने के लिए 1 डे एट अ टाइम रोज का काम है। कोई ये नहीं कह सकता हम बोर हो गए हैं, इसका मतलब उसने वाकई उसके अंदर वो वाइटल बिहेवियर नहीं है। क्या करना चाहिए? क्वैक क्वैक कम करनी चाहिए। हाँ क्वैक, वो डक क्वैक क्वैक करती है, हमको तो ईगल की तरह उड़ जाना चाहिए। तो वी वाइंड अप द मीटिंग। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई वाइटल बिहेवियर, कोई आप वाइटल बिहेवियर इसमें से अपना रहे हैं अभी तक? 10 हैं। सो दैट मीन्स कि अगर हम खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इसलिए वो एक उम्मीद आ रही है कि हो जाएगा, मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि जब तक हम अकेले थे तब तक नहीं हो पा रहा था। जैसे हम अपने लव्ड वंस को कहते हैं एडमिटिंग पावरलेसनेस, उसी तरह फैमिली का प्रोग्राम होता है कि आप पावरलेस हो, आपके तरीकों से, आपके वो सारे जो नुक्ते थे ना, उनसे वो ठीक नहीं होगा। आपको भी एक लाइफ में हायर पावर को वेलकम करना है जो आपके साथ खड़े होएगी इनको ठीक करने में। तो आप भी सरेंडर करो, आप भी उस पावर को वेलकम करो। मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है इस फर्स्ट रो को देख के। जब से जब से जब से मीटिंग शुरू हुई है ना, 1 2 3 4 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ही फैमिली के मेंबर्स है, राइट? एक बच्चा लिखता है, फिर दूसरे बच्चे को दे देता है, फिर दूसरा लिखता है, फिर वो तीसरे को पढ़ाता है। मैं देख रही हूँ इतनी डिलीजेंटली ये नोट कर रहे हैं एक एक पॉइंट को। आई थिंक यही रिकवरी का है। ये ये लिख के लव जी काम खराब हो गया है। सारे बच्चे 1 2 3 4 5 पांचों नोट कर रहे हैं। क्या करोगे आप? ये लव जी ने ना मुझसे कल परमिशन मांगी थी, मुझे अपने बेबी के साथ बैठने देना। वो पीछे बैठे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं तो फटाफट से लिखने। सो दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स रिकवरी। और जो हमने बात की है वाइटल साइंस की, इट इज मेंशन्ड कि अगर एक मिसिंग होएगा, हमारे वाइटल साइंस क्या है, क्विक क्विक कर ले फटाफट से। सरेंडर, शेयरिंग, सीक हेल्प, स्माइल, सिनर्जी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर, सेफ्टी, सर्विस, सोब्राइटी। इनमें से एक भी निकल गया, सोचो अगर शेयरिंग निकल गई तो क्या होएगा? रिकवरी नहीं होएगी हमारी। इन द सेम वे अगर सेफ्टी नहीं होएगी तब भी रिकवरी नहीं होएगी। सरेंडर ही नहीं करेंगे तो रिकवरी कहाँ से आएगी? अगर सेल्फ केयर नहीं करेंगे तो रिकवरी कहाँ से आएगी? इन द सेम वे अगर मुझे ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मेरी बीमारी क्या है, तो मैं ठीक किस चीज को करूंगी? अगर मैं हेल्प सीख करनी नहीं आएगी मुझे तो मैं कैसे ठीक करूंगी? सारे चेन के साथ बंधे हुए हैं, एक बीच में से निकल गया तो वो तार जो है हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ेगी नहीं फिर। तो इसलिए हमारे ये वाइटल साइंस, हमारे जो की स्टोन हैबिट्स हैं, ये बहुत जरूरी है। हम एज अ फैमिली भी इसको अंडरस्टैंड करें एंड एज अ लव्ड वंस हम भी इसको अंडरस्टैंड करें। किसी का कोई सवाल? थैंक यू जी।